बेटा, मैंने तुमसे कहा था इस लड़की से शादी मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और आज उसने मुझे और तेरे बेटे दोनों को घर से निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा कोई ठिकाना भी नहीं। एक छोटा सा गांव था जहाँ एक बूढ़ी माँ देवकी अपने इकलौते बेटे माधव के साथ रहती थी। देवकी के पति का कई साल पहले देहांत हो चुका था और तब से वो अपने बेटे माधव को ही अपना सहारा बनाकर जी रही थी। माधव अब जवान हो चुका था। वो सारा दिन मेहनत करता और शाम होते ही सीधे घर आता, क्योंकि उसे मालूम था कि उसकी माँ उसका इंतज़ार कर रही होती है। देवकी भी अपने बेटे का बहुत ख्याल रखती थी। उसके लिए खाना बनाती, उसकी थकान को समझती और हर समय उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करती रहती थी। उन दोनों का जीवन सादा ज़रूर था, मगर एक दूसरे के साथ बहुत सुकून था और देवकी को यही लगता था कि जब तक उनका बेटा उनके साथ है, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं। लेकिन समय धीरे धीरे एक नया मोड़ लेने लगा। माधव दिन भर मेहनत करता और शाम को घर आकर अक्सर अपने मोबाइल में व्यस्त हो जाता। देवकी उसे देखती तो थी, मगर ये सोचकर चुप रहती थी कि शायद वो थका हुआ है। एक दिन उसी मोबाइल ने माधव की ज़िंदगी बदल दी। जब उसकी सोशल मीडिया पर एक लड़की से बात शुरू हुई। उस लड़की का नाम सपना था। पहले सिर्फ कुछ शब्दों का आदान प्रदान हुआ, फिर नंबर मिले और फिर बातें दिन से रात तक पहुंच गईं। माधव अब हर समय उसी के ख्यालों में खोया रहता। उसने सपना को कभी सामने से नहीं देखा था, बस तस्वीरों में देखा, मगर उन्हीं तस्वीरों पर वो अपना दिल हार बैठा और उससे बहुत प्यार करने लगा। लेकिन माधव को ये मालूम नहीं था कि जिस चेहरे पर वो मोहित हो रहा है, उसके पीछे एक ऐसी सच्चाई छुपी है जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख देगी। एक शाम माधव और देवकी घर के आंगन में बैठे थे। देवकी के दिल में एक बात बार बार आ रही थी। आखिरकार उन्होंने हिम्मत की और कहा, बेटा, अब तुम जवान हो गए हो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए। माधव ने शांति से माँ की बात सुनी तो देवकी ने प्यार से कहा, मैं चाहती हूँ कि हम अपने जैसे किसी साधारण और संस्कारी परिवार में रिश्ता करें। ऐसे लोग होंगे तो घर बस जाएगा, जिंदगी शांति से गुजरेगी। ये सुनकर माधव ने तुरंत जवाब दिया, माँ, मैंने पहले ही एक लड़की पसंद कर ली है। मैं शादी उसी से करूँगा। देवकी चौंक गई। उन्होंने परेशानी से कहा, बेटा, अपनी पसंद ठीक है, लेकिन इंसान को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। मैं चाहती हूँ कि तुम सोच समझकर फैसला करो। लेकिन माधव अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। नहीं माँ, मुझे अपनी पसंद पर पूरा विश्वास है। मैं शादी करूँगा तो उसी से। देवकी ने आखिरी बार समझाने की कोशिश की, मगर माधव नहीं माना और आखिरकार एक माँ अपने बेटे की खुशी के आगे मजबूर हो गई। समय तेज़ी से गुजरता गया। फिर एक दिन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। देवकी ने दरवाज़ा खोला तो सामने माधव खड़ा था और उसके साथ एक लड़की दुल्हन के कपड़ों में। ये दृश्य देखकर देवकी एक पल के लिए सन्न रह गई। उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं, मगर वो कुछ नहीं बोली। माधव ने धीरे से कहा, माँ, ये सपना है। मैंने इससे शादी कर ली है। देवकी ने सपना को ध्यान से देखा। दिल में कई सवाल उठे, मगर उन्होंने कुछ न कहा। वो शांति से एक और हट गईं और दोनों को घर के अंदर आने दिया। उधर गांव में भी धीरे धीरे खबर फैलने लगी कि माधव एक अनजान लड़की को दुल्हन बनाकर घर ले आया है। उस रात माधव और सपना देर तक आपस में बातें करते रहे। माधव अपनी खुशियों में खोया था, मगर सपना के अंदाज में एक अजीब सी चालाकी थी, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। शादी के कुछ दिन तो ठीक गुजरे, मगर उसके बाद धीरे धीरे सपना का असली रंग सामने आने लगा। जब भी माधव काम पर जाता, वो घंटों मोबाइल फ़ोन पर लगी रहती, किसी से हंसते हुए छुप छुप कर बातें करती रहती। देवकी ये सब देखकर परेशान रहने लगी। एक दिन उन्होंने हिम्मत करके पूछ ही लिया, बेटी, किससे बात कर रही हो? सपना ने तुरंत गुस्से से जवाब दिया, बुढ़िया, तुम अपने काम से काम रखो। मैं जिससे चाहूँ बात करूँ, तुम्हें क्या? देवकी ने नरमी से कहा, बेटी, अगर माधव को पता चल गया तो? सपना हल्का सा मुस्कुराई और तेज़ आवाज़ में बोली, माधव अब मेरा है, तुम्हारा नहीं। वो मेरी सुनेगा, तुम्हारी नहीं। इसलिए अच्छा यही है कि चुप रहो। ये सुनकर देवकी के दिल पर गहरी चोट लगी। अब उनका शक यकीन में बदल चुका था। शाम को जब माधव काम से वापस आया तो सपना चुपचाप
उसके पास आकर बैठ गई। उसके चेहरे पर उदासी साफ नजर आ रही थी। माधव ने उसे देखा तो परेशान होकर पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? सपना ने लंबी सांस ली और धीमी आवाज़ में कहा, माधव, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। माधव तुरंत ध्यान देने लगा। हाँ बोलो, क्या बात है? सपना ने नज़रें झुका ली और धीरे से कहा, तुम्हारी माँ का व्यवहार मेरे साथ ठीक नहीं है। वो अक्सर मुझे बातें सुनाती रहती हैं। ये सुनकर माधव कुछ पलों के लिए शांत रहा, जैसे वो समझने की कोशिश कर रहा हो। सपना ने बात जारी रखी, मैंने कभी जवाब नहीं दिया, सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारी माँ है, मगर अब मेरे लिए सब सहन करना मुश्किल हो रहा है। माधव के चेहरे पर उलझन साफ नज़र आने लगी। एक और उसकी माँ और दूसरी ओर उसकी पत्नी। अब ये रोज़ का नियम बन चुका था। जब भी माधव काम से वापस आता, सपना उसके कान भरना शुरू कर देती। हर रोज़ नई बात, नई शिकायतें, और धीरे धीरे माधव इन सब बातों से तंग आने लगा। वो अंदर ही अंदर उलझता जा रहा था और उसके दिल में अपनी माँ के लिए कड़वाहट जन्म लेने लगी। और यही वो हालत थी जहाँ सच और झूठ के बीच अंतर करना उसके लिए कठिन होता जा रहा था। जब सुबह हुई तो देवकी आंगन में बैठी हुई थी। उनके चेहरे पर गहरी सोच और आंखों में शांति थी। उसी समय माधव वहाँ आ गया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नज़र आ रहा था। वो सीधे अपनी माँ के सामने आकर खड़ा हो गया और तेज़ आवाज़ में बोला, माँ, आप सपना के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं? क्या आप उस पर आरोप लगा रही हैं? देवकी ये सुनकर चौंक गई। उन्होंने भारी आवाज़ में कहा, बेटा, मैं कोई आरोप नहीं लगा रही, मैं वही कह रही हूँ जो मैंने खुद देखा है। उन्होंने काँपती हुई आवाज़ में आगे कहा, बेटा, तेरे जाने के बाद वो सारा दिन मोबाइल पर किसी से बातें करती रहती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। माधव ने फौरन बात काट दी। माँ, बस करें, मुझे अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास है, वो ऐसी नहीं हो सकती। देवकी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा बुरा क्यों चाहूँगी? लेकिन माधव ने उनकी एक न सुनी और कठोर आवाज़ में बोला, अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। माधव काम पर जाता तो सपना का असली रूप सामने आ जाता। वो तेज़ आवाज़ में कहती, ओ बुढ़िया, सारा दिन बैठी रहती है, उठ उठ घर का काम कर। और फिर घर का सारा काम देवकी से ही करवाती। खुद सारा दिन आराम से बैठी रहती या मोबाइल पर किसी से बातों में लगी रहती। देवकी सब कुछ शांति से सहन करती रही, सिर्फ इसलिए कि उनके बेटे का घर खराब ना हो। वो नहीं चाहती थी कि माधव के जीवन में कोई परेशानी आए। समय तेज़ी से बीतता गया। दिन सप्ताह में बदले और सप्ताह महीनों में। अब सपना 8 महीने की गर्भवती हो चुकी थी। ये देखकर देवकी के दिल में एक नई उम्मीद जाग उठी। उन्हें लगा शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर वो ये नहीं जानती थी कि आने वाला समय उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा लेकर आने वाला है। एक दिन अचानक सपना की तबीयत खराब हो गई। माधव फौरन उसे अस्पताल ले गया। कुछ देर बाद कमरे से नर्स बाहर आई और मुस्कुराते हुए बच्चे को माधव की गोद में देते हुए कहा, बेटा हुआ है, बधाई हो। ये सुनते ही माधव के चेहरे पर खुशी आ गई। उसने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। कुछ समय बाद वो सपना और अपने बेटे को लेकर घर वापस आया। देवकी ने जैसे ही बच्चे को देखा, फौरन उसे गोद में ले लिया और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्हें लगा अब उनके घर में सब ठीक हो जाएगा। बच्चे के जन्म के बाद कुछ दिनों तक घर में खुशी का माहौल रहा। देवकी अपने पोते में व्यस्त रहने लगी, मगर सपना का व्यवहार न बदला। माधव के काम पर जाते ही वो पहले की तरह मोबाइल पर घंटों बातों में लगी रहती। देवकी सब कुछ देखती रही, मगर बेटे का घर बचाने के लिए चुप रही। उधर माधव भी धीरे धीरे इन सब बातों से परेशान रहने लगा। न उसे घर में शांति मिलती, न बाहर। वो दिन प्रतिदिन मानसिक तनाव का शिकार होता जा रहा था। एक दिन माधव काम पर गया, मगर वापस न आया। कुछ ही देर बाद गांव में खबर फैल गई कि माधव की एक दुर्घटना में मौत हो गई है। लोग उसे उठाकर घर ले आए और जैसे ही देवकी ने अपने बेटे को उस हालत में देखा, वो रो पड़ी। वो रोती हुई उसके पास बैठ गई। बेटा, आंखें खोलो, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। उधर सपना भी पास खड़ी थी। आंखों में आंसू तो थे, मगर वो सिर्फ दिखावे के थे। देवकी अपने बेटे के पास बैठी रोती रही और पूरा गांव इस शोक में डूबा हुआ था।
कुछ ही देर बाद गांव वालों ने मिलकर माधव का अंतिम संस्कार कर दिया और यूं देवकी का सहारा हमेशा के लिए उनसे छिन गया। माधव के जाने के बाद सपना का व्यवहार और भी बदल गया, जैसे उसे किसी चीज़ का डर ही ना रहा हो। ना उसे बच्चे की परवाह रही, न घर की। वो सारा दिन अपने ही कामों में व्यस्त रहती। देवकी शांति से सब कुछ सहन करती रही। वो अपने पोते को संभालती और दिल ही दिल में टूटती रहती। फिर एक दिन सपना ने अचानक कठोर आवाज़ में कहा, बुढ़िया अपना सामान उठाओ और यहाँ से चली जाओ। देवकी ये सुनकर सन्न रह गई। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, बेटा ऐसा ना करो, मैं कहाँ जाऊँगी। मगर सपना ने बच्चे को उनकी ओर बढ़ाते हुए बेरुखी से कहा, इसे भी साथ ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। ये सुनकर देवकी का दिल टूट गया। उन्होंने फ़ौरन बच्चे को सीने से लगा लिया, जैसे अब वही उनकी आखिरी उम्मीद हो। वो कुछ देर तक सपना को देखती रहीं, मगर जब कोई जवाब नहीं मिला तो चुपचाप दरवाजे की ओर बढ़ गईं और यूं एक माँ अपने ही घर से निकाल दी गई। सपना के चेहरे पर ना कोई पछतावा था, ना कोई एहसास, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो अपने ही रास्ते पर चल पड़ी और उस घर से उनका रिश्ता वहीं ख़त्म हो गया। उधर देवकी एक हाथ में अपने पोते को थामे और दूसरे हाथ से आंसू पोंछती बेबसी से आगे बढ़ती रहीं। उनके पास अब न घर था, ना कोई सहारा, बस एक नन्हा सा बच्चा और टूटा हुआ दिल। देवकी गोद में अपने पोते को लिए सीधे शमशान पहुंच गईं और जाकर अपने बेटे माधव की समाधि के पास बैठ गईं। कुछ देर तक तो वो शांति से उस जगह को देखती रहीं, फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोली, बेटा मैंने तुमसे कहा था ऐसी औरत से शादी ना करो, मगर तुमने मेरी एक ना सुनी। उन्होंने बच्चे को सीने से लगाया और दुखी आवाज़ में कहा, देख बेटा, आज उसने मुझे भी घर से निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊँगी, किसके सहारे जीऊँगी। देवकी वहीं बैठी रोती रही और गोद में बच्चा भी सिसकने लगा। एक और मिट्टी में विलीन बेटा था और दूसरी ओर माँ जिंदा होते हुए भी पूरी तरह टूट चुकी थी। शाम ढलने लगी थी। देवकी ने आखिरी बार अपने बेटे को याद किया, फिर धीरे से उठी और बच्चे को सीने से लगाए चल पड़ी। चलते चलते वो एक दरवाजे के सामने रुक गईं और हल्की सी दस्तक दी। कुछ ही पलों बाद एक महिला बाहर आई। देवकी ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, मैं अकेली हूँ और बच्चा भूखा है, अगर कुछ खाने को मिल जाए। वो महिला कुछ देर उन्हें देखती रही, फिर अंदर गई और एक बोतल में दूध और 2 सूखी रोटियां लाकर उनके हाथ में दे दी। ये ले लीजिए माताजी। देवकी ने कांपते हुए हाथों से वो चीज़ें लीं और धीरे धीरे वहाँ से आगे बढ़ गईं। गांव से थोड़ी दूर पर एक पुराना सा सरकारी स्कूल था। वो वहाँ जाकर आंगन में बैठ गईं। उन्होंने बच्चे को गोद में उठाया और उसे दूध पिलाने लगीं, जैसे वही उनकी पूरी दुनिया हो। फिर उन्होंने वही सूखी रोटी खाई और थकान से बेहाल होकर वहीं ज़मीन पर लेट गईं। बच्चे को अपने साथ लेटाकर वो आसमान की ओर देखती रहीं और आंखों से चुपचाप आंसू बहते रहे। सुबह की हल्की रोशनी फैल गई, स्कूल के दरवाजे खुले और बच्चे एक एक करके अंदर आने लगे। कुछ बच्चों की नज़र दरवाजे के पास बैठी देवकी पर पड़ी, जिनकी गोद में एक नन्हा सा बच्चा था। वो कुछ पल रुके, फिर शांति से अंदर चले गए। कुछ ही देर बाद एक शिक्षक स्कूल पहुंचा। जैसे ही उसकी नज़र देवकी पर पड़ी, वो रुक गया। उसके कदम अपने आप उनकी ओर बढ़ गए। उसने पास आकर नरमी से कहा, माताजी आप कौन हैं, यहाँ क्यों बैठी हैं। देवकी ने थकी हुई और भारी आवाज़ में जवाब दिया, बेटा मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ और ये मेरा पोता है, अब यही मेरा सहारा है। ये सुनकर वो शिक्षक कुछ पल शांत खड़ा रहा, फिर उसने बच्चे की ओर देखा और धीरे से कहा, माताजी आप चिंता ना करें, मेरे होते हुए आप अकेली नहीं हैं, मेरे साथ चलिए। देवकी ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बच्चे को मजबूती से सीने से लगाया और धीरे से सिर हिला दिया। फिर वो उस इंसान के साथ उठकर चल पड़ी, जैसे अंधेरे में किसी को रोशनी का सहारा मिल गया हो। मास्टर नारायण देवकी को अपने साथ घर ले गए। जैसे ही वो घर के अंदर गए तो मास्टर जी की पत्नी ने हैरानी से पूछा, ये कौन है। मास्टर नारायण ने प्यार से कहा, ये बेसहारा हैं, इनका कोई नहीं है, और ये जो गोद में बच्चा है ये इनका पोता है।
इनके पास ना घर है ना कोई सहारा, आज से ये हमारे साथ रहेंगे। ये सुनकर उनकी पत्नी कुछ पलों के लिए शांत रही, फिर उसकी नज़र बच्चे पर पड़ी तो उसका दिल पिघल गया। वो आगे बढ़ी और प्यार से बोली, माता जी आप चिंता ना करें, ये बाप का ही घर है, आप हमारे साथ रहेंगी। ये सुनकर देवकी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बच्चे को सीने से लगाया और कांपती आवाज़ में कहा, बेटा ईश्वर तुम दोनों को खुश रखे, तुमने आज एक बेसहारा को सहारा दिया है। और इस तरह एक अनजान घर में देवकी को नया ठिकाना मिल गया, जहाँ उन्हें पहली बार शांति मिली। दूसरी ओर सपना का असली चेहरा अब पूरी तरह सामने आ चुका था। अब उसे रोकने वाला कोई नहीं था। उसने धीरे धीरे घर का सारा सामान बेचना शुरू कर दिया, जो कुछ भी कीमती था एक एक करके सब खत्म कर दिया। यहाँ तक कि उसने वो घर भी बेच दिया जिसमें वो रह रही थी। घर की सारी जमा पूंजी लेकर एक दिन वो चुपचाप वहाँ से गायब हो गई। वो उसी आदमी के साथ भाग गई जिससे वो छुप छुप कर बातें करती थी। ना उसने पीछे मुड़कर देखा, ना किसी का ख्याल किया, और यूँ वो सब कुछ लूट कर हमेशा के लिए चली गई। समय ऐसे ही गुजरता गया। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। उसी घर में वो नन्हा सा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। देवकी हर समय उसके साथ रहती, उसे संभालती, उसे प्यार करती, जैसे अब वही उनकी पूरी दुनिया हो। मास्टर नारायण भी उस बच्चे से बहुत प्यार करने लगे थे, मगर सबसे ज़्यादा उसका ख्याल उनकी पत्नी रमा रखती थी, क्योंकि उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी। वो उस बच्चे को देखकर जैसे अपनी कमी पूरी करती थी। उसे गोद में उठाती, उससे बातें करती, उसे सीने से लगाकर दुलार करती रहती थी। उस घर में जहाँ कभी सन्नाटा था, अब उस बच्चे की मासूम आवाज़ों से रौनक आ गई थी, और देवकी को ऐसा लगने लगा जैसे भगवान ने उनसे सब कुछ लेकर उन्हें एक नया जीवन दे दिया हो। जब सुबह होती तो रमा सबसे पहले उठती। वो प्यार से बच्चे को जगाती, उसे तैयार करती और अपने हाथों से नाश्ता करवाती। उस बच्चे का नाम उन्होंने अर्जुन रखा था और अब वो 5-6 साल का हो चुका था। थोड़ी देर बाद मास्टर नारायण भी तैयार हो जाते और अर्जुन को अपने साथ स्कूल ले जाते। अर्जुन भी खुशी खुशी उनके साथ जाता। वहीं स्कूल में बैठकर पढ़ता, सीखता और सारा दिन मास्टर नारायण के साथ गुजारता। मास्टर नारायण उसे सिर्फ पढ़ाते ही नहीं थे, बल्कि हर कदम पर उसका मार्गदर्शन करते, जैसे वो उनका अपना बेटा हो। उधर घर में देवकी और रमा उसके इंतज़ार में रहती। जब स्कूल की छुट्टी होती तो मास्टर नारायण अर्जुन को अपने साथ घर वापस ले आते, और जैसे ही अर्जुन घर में दाखिल होता, देवकी और रमा के चेहरे खुशी से खिल उठते, और इस तरह वह छोटा सा बच्चा उस घर की खुशियों का केंद्र बन चुका था। समय गुजरता गया और देखते ही देखते अर्जुन जवान हो गया। एक दिन देवकी उसे अपने साथ लेकर शमशान की उस जगह गई। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि दादी उसे यहाँ क्यों लाई हैं। वो धीरे धीरे चलती हुई एक जगह जाकर रुक गई और वहीं बैठ गई। उनकी आंखों से धीरे धीरे आंसू बहने लगे। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, दादी ये कौन सी जगह है? देवकी कुछ पलों के लिए चुप रही, जिससे खुद को संभाल रही हो। फिर भारी आवाज़ में बोली, बेटा ये तुम्हारे पिता की समाधि है। ये सुनकर अर्जुन सन्न रह गया। उसने तुरंत कहा, दादी अगर ये मेरे पिता हैं तो फिर नारायण जी कौन है? देवकी की आंखों से आंसू तेज़ी से बहने लगे। उन्होंने अर्जुन को अपने पास बिठाया और धीरे धीरे उसे सब कुछ बताना शुरू किया। उन्होंने बताया कि किस तरह उसके पिता ने ज़िद में आकर शादी की और किस तरह उनकी पत्नी ने घर आकर सब कुछ बदल दिया। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह वो उन्हें घर से निकाल कर चली गई और वो उसे गोद में लेकर भटकती रही। फिर उन्होंने मास्टर नारायण का जिक्र किया कि कैसे उन्होंने उन्हें सहारा दिया, अपने घर में जगह दी और अर्जुन को अपनी संतान की तरह पाला। ये सब सुनते हुए अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए और पहली बार उसे अपनी ज़िंदगी की असली सच्चाई का एहसास हुआ। वहाँ से वापस आकर जैसे ही वो घर पहुँचे, अर्जुन सीधा मास्टर नारायण के पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो भारी आवाज़ में कहने लगा, पिताजी आपने जो हम पर उपकार किया है हम उसे कभी नहीं भूलेंगे। मास्टर नारायण तुरंत झुके, उसे उठाया और अपने गले लगा लिया। फिर नरमी से बोले, बेटा ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम मेरे बेटे हो और पिता कभी अपने पुत्र का उपकार नहीं करता।
ये सुनकर अर्जुन और भी भावुक हो गया और उनसे लिपट गया। कुछ ही दिन गुजरे थे कि देवकी की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी। उम्र का भी असर था और ज़िंदगी के दुखों ने भी उन्हें बहुत कमज़ोर कर दिया था। एक दिन वो बिस्तर पर लेटी थीं। अर्जुन उनके पास बैठा था और रमा सिरहाने खड़ी थी। देवकी ने धीरे से आंखें खोलीं, अर्जुन को पास बुलाया, उसके सिर पर कांपता हुआ हाथ रखा और धीमी आवाज़ में कहा, बेटा अब मुझे कोई चिंता नहीं, तुम संभल गए हो। फिर उन्होंने नज़र उठाकर मास्टर नारायण की ओर देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुमने अपना धर्म निभा दिया, भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे। ये कहकर उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उनकी आंखें बंद हो गईं। कमरे में सन्नाटा छा गया। रमा रोती रह गई और अर्जुन सन खड़ा अपनी दादी को देखता रह गया, जैसे उसकी दुनिया एक पल में सूनी हो गई हो। कुछ ही देर में खबर फैल गई और फिर देवकी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अर्जुन शांति से खड़ा चिता को देखता रहा। आज उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा खो दिया था। अर्जुन अब अक्सर घर में शांत रहता, जैसे उसके दिल में कोई बोझ हो। वो कम बोलता और ज़्यादा सोचता रहता, मगर मास्टर नारायण हर बार उसे दिलासा देते, उसके कंधे पर हाथ रखते और प्यार से समझाते कि ज़िंदगी रुकती नहीं, आगे बढ़ना पड़ता है। अर्जुन अपनी शिक्षा पूरी कर चुका था और धीरे धीरे खुद को संभालने लगा। अब वो रोज़ मास्टर नारायण के साथ स्कूल जाता, बच्चों को पढ़ाता और उनकी कक्षा लेता। वो पढ़ाई में बहुत निपुण था और बच्चों को भी बड़े अच्छे ढंग से समझाता। मास्टर नारायण उसे देखकर मन ही मन संतुष्ट होते कि जिस पौधे को उन्होंने सींचा था वो अब एक मजबूत वृक्ष बन चुका है। एक दिन अर्जुन ने फैसला किया कि वो अपने अतीत को जानेगा। वो उस गांव पहुंचा जहां कभी उसका घर था। उसके दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, उसकी माँ सपना कहाँ है। उसने एक व्यक्ति से पूछा, क्या आप माधव के घर का पता बता सकते हैं? उस व्यक्ति ने सामने घर की ओर इशारा कर दिया। अर्जुन दरवाजे तक गया, कुछ पल रुका, फिर दस्तक दी। दरवाज़ा खुला तो एक व्यक्ति बाहर आया। अर्जुन ने पूछा, क्या ये माधव का घर है? उसने कहा, नहीं बेटा, मैं उसे नहीं जानता। अर्जुन ने तुरंत पूछा, सपना? व्यक्ति बोला, हाँ, उसी महिला ने ये घर बेचा था, अब हम यहाँ रहते हैं। अर्जुन ने बेचैनी से पूछा, वो कहाँ है? व्यक्ति ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा वो तो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गई है, शहर के मेंटल हॉस्पिटल में है। ये सुनकर अर्जुन कुछ पलों के लिए शांत हो गया, फिर धीरे से उसका धन्यवाद किया और वहाँ से चल पड़ा। कुछ देर बाद वो उस मेंटल हॉस्पिटल पहुँचा। अंदर जाकर उसने एक व्यक्ति से पूछा, सपना कौन है? उस व्यक्ति ने सामने इशारा करते हुए कहा, वो देखो। अर्जुन ने नज़र उठाकर देखा, एक बदहाल महिला, उलझे हुए बाल, सुध-बुध खोई हुई स्थिति। वही सपना थी, उसकी माँ। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ पल वहीं खड़ा उसे देखता रहा, मगर कुछ कह ना सका। फिर शांति से पलट गया। शाम को जब वो घर वापस आया तो मास्टर नारायण और रमा ने उसे देखा। नारायण ने पूछा, बेटा कहाँ गए थे? अर्जुन ने धीरे से जवाब दिया, पिताजी, मैं अपनी माँ को देखने गया था। ये सुनकर दोनों हैरान रह गए। रमा ने प्यार से पूछा, वो कहाँ थी? अर्जुन का गला भर आया, वो एक मेंटल हॉस्पिटल में है। कमरे में सन्नाटा छा गया। मास्टर नारायण आगे बढ़े, अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और प्यार से बोले, बेटा जो होना था सो हो गया, आप खुद को संभालो। रमा ने भी उसे अपने पास बिठाया और दुलार से कहा, बेटा परेशान ना हो, अब हम ही तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम अकेले नहीं हो। ये सुनकर अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर इस बार उसके दिल में एक शांति भी थी। गलत फैसले इंसान को पछतावे तक ले जाते हैं, इसीलिए हमेशा माता पिता की बात माननी चाहिए, क्योंकि उनकी बात में ही भलाई होती है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।